This call is now being recorded. 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति में दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे समक्ष नीतू जैन जो उपस्थित है, जो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दीपाली कोतवाल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वैदेही अकुला जी उपस्थित है, फॉरेन से लौट आई हैं, विदेश से लौट आई हैं, और वो हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं, और अगली बार उनको क्लास भी फैकल्टी भी हमारी होंगी वो, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में नीता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, वो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई ज्वाइन कर चुका हो तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस थेरेपी को यह ऊंचाई और यह दर्जा प्राप्त हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज के क्लास में शुरुआत कर रहे हैं। हम पुनः नीतू जैन मैडम का स्वागत कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस समय सेमेस्टर 4 की। हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेमेस्टर 4 की। इस बीच में हमारे
बीच में पुष्पा मौर्य जी उपस्थित हो गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग चर्चा करें सेमेस्टर 4 की, और उसमें बीएचपी में जो हमारी एक किताब है, ये परीक्षण 1, इसी के चैप्टर की हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर है अर्थराइटिस, चैप्टर नंबर 12, अर्थराइटिस। तो हम इसको शेयर कर दे रहे हैं, पुनः नीतू जैन को शेयर कर दे रहे हैं। जी मैम। थैंक यू सर। सर्वप्रथम सर को मेरा प्रणाम और सभी साथियों को नमस्ते मेरा। तो आज हम, जैसा कि सर ने बताया, अर्थराइटिस पे कुछ चर्चा करेंगे। तो अर्थराइटिस का पहले हम मतलब समझेंगे कि अर्थराइटिस क्या होता है। तो अर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों में दर्द, यानी कि इन्फ्लामेशन, कि इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन आ जाए या रेडनेस हो जाए, और ये ब्लड में या बोन्स में हो सकती है, तो उसे हम अर्थराइटिस बोलते हैं। अब जॉइंट्स क्या होते हैं? जहां पर वो एरिया जहां पर दो बोन आपस में मिलती हैं, उसे हम जॉइंट्स कहते हैं। तो शरीर के जो सारे जोड़ हैं वो अलग अलग, कोई छोटे हैं, कई बड़े हैं, वो एक पैटर्न में बने हुए हैं। तो उसमें या तो दो या दो से अधिक अस्थियां, बोन्स आपस में मिलती हैं। और जो मेल सरफेस होती है, तो मेल सरफेस में यहाँ बताया है कि जोड़ में एक अस्थि की संधि सतह, आर्टिकुलर सतह सरफेस जो होती है, वो दूसरे की तुलना में बड़ी होती है और हर दिशा में कॉन्वेक्स होती है। कॉन्वेक्स यानी कि बाहर से वो राउंड होती है। और जो फीमेल में होती है, वो जोड़ में एक अस्थि की संधि सतह अन्य की तुलना में छोटी होती है, और छोटी होती है और कॉन्केव होती है। कॉन्केव यानी कि वो बाहर से, उसका जो डिप्रेशन होता, वो डिप्रेशन में होती है और वो हॉलो में होती है। तो इस तरह से ये डिफरेंस होता है मेल में और फीमेल में। अब जिस जोड़ में मात्र दो अस्थि सिरे भाग लेते हैं, उसे सिंपल जॉइंट बोलते हैं, जैसे कि इंटरफैलेंजियल जॉइंट। तो और दो से अधिक अगर बोन्स, अगर कहीं पे हमारे बॉडी में होते हैं, तो उसे कंपाउंड जॉइंट बोलते हैं। जैसे कि रिस्ट में हमारे बहुत सारे जॉइंट होते हैं, तो उसे कंपाउंड जॉइंट बोलेंगे। अब अस्थियों के सिरे जो होते हैं, वो महीन पतली हाइलाइन कार्टिलेज से मढ़े होते हैं। यही कार्टिलेज सतह स्थितियों को, अस्थियों को मूवमेंट, मतलब जो कार्टिलेज होती है, वो उससे हमारे अस्थियां मूवमेंट करती हैं। बिना कार्टिलेज के मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो मूवमेंट के समय दोनों सिरों की कार्टिलेज के मध्य फ्रिक्शन को बचाने हेतु एक लुब्रिकेंट के रूप में साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है। अगर साइनोवियल फ्लूइड नहीं होता है, तो वो जो दो अस्थियां हैं, वो आपस में घर्षण के कारण टकराएंगी, और टकराने के कारण वो अस्थियां, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो साइनोवियल फ्लूइड उनको आपस में घर्षण से बचाता है। और उनकी कार्टिलेज को अच्छे कवरिंग करने वाली एक साइनोवियल शीथ से होता रहता है। इस साइनोवियल फ्लूइड में स्नेहक तत्व हाइल्यूरोनिक एसिड होता है। ये एक एसिड होता है जो उसमें लुब्रिकेंट का काम करता है। इसके अलावा आर्टिकल सरफेस से अलग हर हेवर्शियन फैटी पैड्स मौजूद हैं, जो आंशिक मात्रा में लुब्रिकेंट होते हैं। ये भी एक लुब्रिकेंट देने के लिए पैड्स होते हैं, तो ये उसको लुब्रिकेंट देते हैं। अब ये साइनोवियल जॉइंट क्या होते हैं? साइनोवियल जॉइंट वो होते हैं कि जब दो जॉइंट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है, तो उसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है नी जॉइंट। तो नी जॉइंट में ये साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है। फिर है नेक्स्ट है हमारा फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट वो होता है जहाँ पे दो जॉइंट के बीच में जो फाइब्रस टिश्यूज मौजूद होते हैं, तो उसे फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है स्कल जॉइंट। स्कल जॉइंट में हमारे फाइब्रस जॉइंट, उसे फाइब्रस जॉइंट मौजूद होता है। फिर है हमारा तीसरा है कार्टिलेजियस जॉइंट। कार्टिलेजियस जॉइंट वो होता है जहाँ पे दो जॉइंट के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो कार्टिलेज, जैसे स्पाइन, उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। स्पाइन, स्पाइन में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो उसे कार्टिलेजियस जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज वो होता है जहाँ पे दो बोन्स होती हैं, वो कार्टिलेज से कवर होती हैं, पूरी तरह से कवर होती हैं। वो आर्टिकुलर कार्टिलेज कहलाता है। जो कि जो हमारा कभी कभी पेशेंट्स आते हैं आर्थराइटिस की, तो उसमें नी के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है, वो कवरेज, एक जो कवरिंग होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज की, वो इम्पोर्टेंट होती है। फिर साइनोवियल फ्लूइड जो होता है और आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है, वो बोन वन, मतलब एक बोन और दूसरी बोन, उन दोनों को, वो बोन को फ्रिक्शन से बचाते हैं, घर्षण से वो बचाते हैं। और इसमें साइनोवियल फ्लूइड जो होता है, वो जॉइंट को हमारे कुशनिंग देता है। और अगर किसी पर्टिकुलर जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है, तो इसका मतलब है वो इन्फ्लेमेशन हमें कैसे पता चलेगी? तो या तो वो एरिया हॉट होगा, या रेडनेस हो जाएगा, और वार्मथ, उसमें गर्माहट लगेगी, और जॉइंट के चारों तरफ ऐसा लगेगा बहुत फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है।
तो अब इसमें मूवमेंट हम देखेंगे कि मूवमेंट किस तरह से, मूवमेंट के आधार पर जॉइंट कितने तरह के होते हैं। तो एक तो यूनी एक्सियल जॉइंट होता है, एक बाई एक्सियल जॉइंट होता है और एक मल्टी एक्सियल जॉइंट होता है। तो यूनी एक्सियल जॉइंट वो होता है जहाँ पर जो जोड़ एक ही जो मात्र एक एक्सिस की गति देते हैं, मतलब उसमें मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, उसे यूनी एक्सियल जॉइंट कहते हैं, जैसे कि हमारी एल्बो। बाई एक्सियल जॉइंट वो होता है जहाँ पे मूवमेंट दो डायरेक्शन में होता है, जैसे कि हमारा रिस्ट रिस्ट हमारी आगे और पीछे मुड़ती है, तो ये दो उसमें बाई एक्सियल उसको कहते हैं। फिर मल्टी एक्सियल जॉइंट, वो जोड़ कई एक्सिस में गति करते हैं, जैसे कि हमारा शोल्डर हिप जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, ये हमारा नेक जॉइंट है, ये हमारा मल्टी एक्सियल जॉइंट कहलाता है। फिर है हमारा किसी भी जोड़ पर डिग्री ऑफ मतलब अगर मूवमेंट अगर कराना है तो वो अस्थियों की बनावट पर निर्भर करता है कि कैसी अस्थियां उसी हिसाब से मूवमेंट होता है। तो प्रत्येक की काउंटर मूवमेंट होता है, जैसे कि फ्लेक्शन एक होता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, सर्कम सर्कमडक्शन, ये अलग-अलग मूवमेंट हैं। इसमें जो फ्लेक्शन होता है, फ्लेक्शन का मतलब होता है कि बेंडिंग करना, मतलब एंगल को रिड्यूस करना। जैसे कि हम हमारी आर्म है, आर्म को हम अपने पास लाते हैं तो हमारा एंगल रिड्यूस हो रहा है, तो इसे फ्लेक्शन कहते हैं। और एक्सटेंशन होता है हम वापस सीधा करें तो उसका एंगल ज्यादा हो गया, तो इसको एक्सटेंशन कहेंगे, इंक्रीजिंग द एंगल। जैसे नेक है, नेक को हम आगे झुकाएंगे तो फ्लेक्शन, और एक्सटेंशन मतलब नेक को हम पीछे की तरफ झुकाएंगे तो वो एक्सटेंशन। ये एक इसके टर्म्स है जिसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। फिर है एबडक्शन, एबडक्शन यानी कि अवे फ्रॉम बॉडी, मतलब हमारी बॉडी मिड लाइन अगर हम एक मानते हैं तो मिड लाइन से दूर ले जाने को हम बोलते हैं एबडक्शन। एबडक्शन मतलब दूर ले जाना। और एक है एडक्शन, एडक्शन मतलब क्लोज टू बॉडी, बॉडी के पास लाना, मिड लाइन के पास लाना। जैसे हम हाथ को दूर ले जाते हैं तो एबडक्शन, और हाथ को पास मिड लाइन के पास लाते हैं तो एडक्शन। फिर है सरकमडक्शन, सरकमडक्शन मतलब रोटेशन ऑफ हेड, हेड का रोटेशन उसको बोलते हैं सरकमडक्शन। लेटरल रोटेशन होता है रोटेटिंग द लेग आउटवर्ड द बॉडी, बॉडी के बाहर की तरफ रोटेट करना। और मीडियल रोटेशन होता है रोटेटिंग द लेग सेंटर लाइन ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के सेंटर लाइन में उसको रोटेट करना, वो होता है मीडियल रोटेशन। इसको हम बीच में आगे और अच्छे से ब्रीफ में अच्छे से थोड़ा सा जानेंगे, इसको थोड़ा सा, क्योंकि हम जोड़ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसका बताना जरूरी था। फिर है कि जॉइंट की मूवमेंट लिमिटेशन का अनुमान करने हेतु आवश्यक है। जो जोड़ जितना अधिक गतिशील होगा उससे उतनी अधिक उसे रक्त आपूर्ति होगी। नेचुरल है कि जितना अधिक मूवमेंट होता है, हम इसीलिए एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे मूवमेंट के लिए करते हैं कि ब्लड पूरे बॉडी में हमारा मूवमेंट करे। अतः जोड़ों के दर्द वाले रोगियों को वर्गीकृत करके ही रोग निदान करना चाहिए। सर्वप्रथम हम आर्थराइटिस एवं स्टिफनेस एवं जॉइंट्स के मध्य पहचान कर लेनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि स्टिफनेस मतलब अ, कड़ी हो जाती है संधियां, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब मूवमेंट कम हो जाता है। तो रोगी संधि पर गति करता है किंतु सामान्य से कम हो जाती है गति उसकी। अधिकतर यह दशा साइनोवियल फ्लूइड की विस्कोसिटी बढ़ने के कारण होता है। जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो कंसंट्रेट हो जाता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो गाढ़ा हो जाता है तो वो मूवमेंट कम होगा, तो उस तरह से ये दशा पैदा हो जाएगी। साइनोवियल फ्लूइड में या तो प्रोटीन की सांद्रता, या तो प्रोटीन का बढ़ जाए, प्रोटीन कंसंट्रेशन बढ़ जाए, या अत्यधिक ठंड में, अगर बहुत तेज ठंड होती है तो भी जो उसका तरल होता है, फ्लूइड होता है, वो जम जाता है। अगर जमने की स्थिति में आ जाता है तो भी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी मूवमेंट कम हो जाता है। इसके अलावा ओल्ड एज में या थायराइड डिफिशियंसी दशाओं में भी फाइनल साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है। बहुत तेज ज्वर आ जाए, फीवर बहुत तेज है, तो भी हमारा बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम हो जाएगी, जल की मात्रा सूख जाएगी, तो भी स्टिफनेस, अस्थियों में, हमारी बोन्स में स्टिफनेस हो जाएगी। ऐसे रोग जिसमें अस्थि पेशियों में संग्रह रोग, ग्लाइकोजन संग्रह हो जाए, तो भी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हमारा मूवमेंट है, वो अस्थियां नहीं कर पाएंगी। तो अर्थराइटिस का ये हमारे स्टिफनेस जो जॉइंट्स के होते हैं वो इस तरह से हैं कि इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं, आर्थरो मीन्स होता है जॉइंट, तो इसका मतलब होता है, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो कॉमन सिम्टम होते हैं इसके स्टिफनेस, पेन, अनएबल टू मूव, मूव नहीं कर पाते हैं। स्टिफनेस ऑफ जॉइंट जो होता है वो सिर्फ एक सिम्टम होता है, उससे हम ये नहीं पहचान सकते हैं कि अर्थराइटिस एक डिजीज है। अगर कोई दूसरी बीमारी के कारण भी स्टिफनेस हो सकती है, ये हमें एक, जब हम डायग्नोस करेंगे तो हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर ये नेक्स्ट हमारा, किस पेज में है नीतू? सर ये बस आप गाउट ले रही हूँ मैं सर, ये गाउट के ऊपर आ रही हूँ सर मैं, ये मैंने थोड़ा सा नोट सुनाए थे सर अपने। अच्छा अच्छा।
जी सर। सर गाउट, आप गाउट पे ले आइए आप। गाउट पे जी सर। अब हम गाउट को समझते हैं कि गाउट क्या होता है। तो गाउट जो होता है ये एक तरह का अर्थराइटिस होता है जो कि हाई यूरिक एसिड के कारण होता है। हमेशा गाउट का सिंपल एक सबसे सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होता है यूरिक एसिड बढ़ना। तो यूरिक एसिड जो होता है वो हमारा ये प्यूरिन के टूटने से बनता है। प्यूरिन एक प्रोटीन होता है, उसके कैटाबोलिज्म से ये यूरिक एसिड बनता है। तो यूरिक एसिड एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है। तो जब किडनी यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाती है तो ब्लड का हमारा पीएच एसिडिक हो जाता है। जब ब्लड का मैडम आवाज चली गई यार। सॉरी सर, हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस उससे बिगड़ जाता है। ये ज़्यादा प्यूरिन बेस अगर प्यूरिन प्रोटीन वाला फूड हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो भी हमारा ये यूरिक एसिड उससे बढ़ जाएगा। तो हमें खान-पीन में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन ना लें। जैसे हम दालें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या मिल्क बेस्ड फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो डेयरी फूड्स ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे ये यूरिक एसिड बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो बॉडी जो होती है वो यूरिक एसिड को एक नीडल जैसे सुइयां होती है ना, तो सुई सुई के जैसे क्रिस्टल में चेंज कर देती है, उसको कन्वर्ट कर देती है। और ये क्रिस्टल जो होते हैं हमारे मेजर जॉइंट्स में इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और ये क्रिस्टल्स इन्फ्लामेशन, पेन, रेडनेस के रूप में दिखने लगते हैं। तो इसका जो सबसे ज्यादा असर दिखता है हमें राइट बिग टो में दिखता है। तो राइट बिग टो में सबसे पहले सिम्टम्स आते हैं उसका। ये जो बिग टो है ये हमारा बॉडी का एक्सट्रीम पार्ट है जहाँ पे ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि सिर्फ राइट बिग टो में ही क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर राइट बिग टो होता है वहां पर ब्लड सर्कुलेट प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है। हमारा जो लेफ्ट पार्ट है वहां पे ब्लड सर्कुलेट प्रॉपर रूप से होता है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल वहां पर है, राइट में थोड़ा कम हो पाता है। तो कंपेरिज अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसलिए सबसे पहले राइट बिग टो में ये सिम्टम हमें दिखता है। तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जब डिपोजिशन हो जाते हैं तो ये गाउट की प्रॉब्लम आती है। अब इसमें क्या होता है कि रोगी की जो एज होती है वो 40 से 45 होती है और ज्यादातर जो रोगी होते हैं इसमें वो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं। रोगी में इस रोग का उद्भव जो होता है वो एक्यूट होता है, एकदम से आता है और सुबह एकदम से तेज पेन होता है और वो उठ जाता है, खड़ा हो जाता है। फिर इस रोग के साथ रोगी अपनी एक तो नॉर्मल लाइफ निकाल तो लेता है क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है ये हमेशा के लिए नहीं होती है। मतलब एकदम रेगुलर नहीं होती है, पूरे दिन रहेगी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी होता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी होता है, कभी ठीक हो जाता है और कुछ दिन के लिए होता है, कुछ दिन ठीक भी हो जाता है। तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है, ये डरावना नहीं होता है और ये अधिकतर टेम्परेट क्लाइमेट में रहता है। अधिकांश रोगियों में ये आनुवंशिक होता है, आनुवंशिक से ज्यादा पाया जाता है और इसके सिम्टम्स होते हैं ज्वर आना, पसीना आना और जो हमारी संधि होती है उस पर सूजन, लालिमा और पेन होना। इतना कि अगर जो हमारा राइट बिग टो है उसमें अगर रोगी किसी को अंगूठे को टच नहीं करने देगा, वो मना करेगा कि नहीं मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो और इसमें यूनी एक्सेल वर्ग की संधियां ज्यादातर रोगग्रस्त होती हैं। अब हम परीक्षण से कैसा पता चल करेंगे कि ये गाउट है। तो इसमें यूरिक एसिड टूटता है ये तो हम जानते हैं और रक्त में प्लाज्मा यूरिक एसिड का मान यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके अलावा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा। ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा और अगर हम ल्यूकोसाइट काउंट करवाएंगे तो इसमें आरबीसी जो डब्ल्यूबीसी जो होगा, जो हमारी पैदल सेना है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है, वो बड़े न्यूट्रोफिल जो है वो बढ़े हुए मिलेंगे। और सही इलाज मिलने पर इन तीनों पैथोलॉजिकल मान में कमी आनी प्रारंभ हो जाती है। लंबे समय से चले आ रहे इस रोगी का एक्सरे कराएंगे तो अस्थियों में क्रिस्टल सिस्ट लाइक या पंच्ड आउट अपीयरेंस मिलते हैं। इन क्रॉनिक रोगियों में आर्टिकुलर पेरी आर्टिकुलर ऊतकों में कान की कार्टिलेज और किडनी में यूरिक क्रिस्टल के दाने मिलते हैं। तो इसमें जो बहुत ज्यादा अगर वेट होगा तो ये भी बहुत बड़ा एक रीजन होता है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। डाइट मैंने आपको बताया कि फूड अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो भी यूरिक एसिड बढ़ेगा। मेडिकेशन अगर हाई बीपी की कोई दवाइयां खा रहा है तो उसके कारण भी यूरिक एसिड हो सकता है। हेरिडिटरी होता है और मेल में ज्यादा होता है। वैक्सीनेशन जैसे कोविड के बाद में ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा हमें देखने में आई है। फिर है नेक्स्ट हमारा है रूमेटिक अर्थराइटिस। रूमेटिक ये इसमें यहीं पर आप समझ लीजिए, मान लीजिए अगर आपका
यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? आप लोग बताएं, और सोच लोग बताएं। यूरिक एसिड बढ़ा तो क्या करेंगे? डॉक्टर वॉल में कुछ है पॉइंट? डॉक्टर वॉल, PN 1.1 हाँ PN 1 नहीं, PN 1B होगा शायद, 1B 1B होगा उसका, वो CMP पॉइंट, और PN 2 होगा, SP 2 होगा, है ना? ये PN 2 वर्चुअली उसका पॉइंट है ना यूरिक एसिड का, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ESR भी लिखा हुआ है, ESR का सेडिमेंटेशन रेट। ESR में क्या करेंगे हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से? सर ऐसा लेफ्ट रिंग LHM फिंगर, वेरी सर गुड, लेफ्ट रिंग फिंगर 5 5 6 LHM, 5 6 LHM, पीछे स्पाइन कॉर्ड। और हमको देखिए सेडिमेंटेशन रेट माने क्या है? RBC जो है नीचे घुल रहे हैं, उनको अगर मेरी मूवमेंट आवाज आ रही रहता है? है तो मूवमेंट रहता है, लेकिन वो अगर नीचे दब रहे हैं तो वॉल्यूम ऊपर वाला अधिक हो जाता है, तो यही रेट बढ़ा हुआ आता है। तो इनको तैराना है, तो तैराने के लिए आप समुद्र में जाइए, तो जल जाते हैं तो जल क्या करता है? आपको ऊपर उछालता है ना। उछालने का पावर किसके पास है? जल के पास है। तो जल बढ़ा देंगे। यस सर, 2 4 टोन करिए, फ्लोटिंग लॉ है। 2 4 टोन और 3 6 डेट, ठीक है। जी सर। क्लियर, नोट कर लीजिए सब लोग। और उधर यूरिक एसिड के लिए बढ़ाने के लिए ये है, यूरिक एसिड बहुत बढ़िया पॉइंट है, PN2 SP2 में भी लगा लीजिए आप, दोनों तरफ लगा सकते हैं, यूरिक एसिड बैलेंस होगा, ठीक। चलिए आगे सभी सीडेट रहेंगे ना सर? जी। सीडेट रहेंगे ना, सीडेट? PN2 तो सिलेक्ट करिए, SP2 को आप चाहे छोड़ दीजिए, मेन तो PN2 का मामला है, क्योंकि डॉक्टर वॉल ने कहा है कि PN2 स्पेसिफिक पॉइंट है उसका, पैंक्रियाज का। PN2 पॉइंट उसको सिलेक्ट करिए और इसको इससे ठीक हो जाएगा। और दूसरा क्या है, और यूरिक एसिड का दूसरा भी हम लोग लगा सकते हैं, याद करिए आयुर्वेदिक में बनाइए, प्रोटोकॉल बनाइए। चलिए 2 मिनट जरा सारे लोग मेहनत करें, करिए, बनाइए, तो आखिर तब भी समझ में आएगा ना यूरिक एसिड क्या है, कहाँ होगा, कहाँ करना चाहिए ट्रीटमेंट। एसिड है ना, एसिड है तो एसिड के कौन भैया? एसिड माने गर्मी, गर्मी का पॉइंट कौन सा है? फिंगर, लीवर का लीवर। फिंगर नंबर 3 में होगा सर। फिंगर नंबर 3। और दूसरा स्पाइरल जाइए, स्पाइरल जाइए, वही स्पाइरल होगी, थर्ड स्पाइरल, गर्मी की स्पाइरल सर। थर्ड स्पाइरल। थर्ड स्पाइरल। तो फिंगर नंबर 3 थर्ड स्पाइरल। अब करना क्या है, हमको यूरिक गर्मी को एसिड बढ़ा हुआ है ना, तो एसिड बढ़ा हुआ तो हमारे पास बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल है। 3 4 सीडेट 1 4 टोन 2 3 सीडेट सर। बस अगर ये भी कर देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। 2 3 सीडेट, क्योंकि उस गर्मी को कम करना है और जल को बढ़ा देना है। चलिए ठीक है, ये भी प्रोटोकॉल अगर बेस्ट नहीं होगा तो भी चलेगा। और अगर आप 2 3 सीडेट भी कर रहे हैं और उधर कोई भी आप टोन कर रहे हैं तो भी चलेगा, 2 3 सीडेट करना जरूरी है। क्लियर। चलिए आइए, ऐसे हम लोग डरिए नहीं, डिस्कशन में आगे बढ़ के भाग लीजिए, तभी तो आपको समझ में आएगा। तुरंत आयुर्वेद जब करना हो तो आयुर्वेद में पहले तुरंत याद करिए नंबर 1, विच वेयर टू, बोलिए सिद्धांत, बोलिए वेयर टू ट्रीट, वेयर टू ट्रीट नंबर 1। नंबर 2 विच Energy. is to which be treated. which meridian to treat, नंबर 3 what protocol we should use. which energy. 3 पहला चरण यूज करें तुरंत, फिंगर नंबर तुरंत बता दीजिए। अग्नि है तो अग्नि के पॉइंट तो हमको मालूम है, अग्नि की ये है उंगली,
आयुर्वेद में। चलिए ठीक, आगे। यस मैडम। जी सर। हम्म। अब हम नेक्स्ट आते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस। तो एक तो रूमेटिक अर्थराइटिस है, एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो इन दोनों में फर्क है। तो इन दोनों को हमें अभी हम समझेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस पता चलेगा। अधिकतर हमें समझ में नहीं आता अर्थ, मुझे भी आज ढंग से पढ़ा तभी समझ में आया। तो रूमेटिक अर्थराइटिस वो अर्थराइटिस है जहां पर जो हम देखते हैं कि रूमेटिक अर्थराइटिस होता है वो थ्रोट से शुरू होता है, गले से शुरू होता है। बार बार अगर थ्रोट में इन्फेक्शन होता रहता है तो रूमेटिक अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकाई। तो ये बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। तो वो ये क्या होता है कि प्रोटेक्ट करने के बजाय वो उसको इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। तो उसके जो हेल्दी सेल्स होते हैं बॉडी के उनके ऊपर अटैक करता है और उससे क्या होता है, फीवर आता है और 10-15 सालों बाद में ये हमारा हार्ट रिदम में चेंज दिखाता है। इसमें सबसे पहले हमारा गले में इन्फेक्शन आता है। तो रूमेटिक का एक ये रीजन है, थोड़ा सा फर्क है। फिर रोगी की उम्र जो होती है रूमेटिक में वो 5 से 15, बच्चों में ज्यादा होती है ये। और इसमें दोनों, लड़का भी और लड़की भी, दोनों बराबर रोगग्रस्त हो सकते हैं। ये मेजर जॉइंट्स में ज्यादा स्टार्ट होता है। रोगी को सर्वप्रथम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसका जो हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ये इसका संक्रमण होता है 2-3 हफ्ते पूर्व। फिर एक दिन अचानक से बहुत तेज फीवर आ जाता है और अधिकतर ऑटम या स्प्रिंग में यह रोग प्रारंभ होता है। इस रोग के साथ रोगी अपनी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाता है। उसे हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। सावधानियों के साथ, एक बहुत ज्यादा सावधानियां रखेगा तो लंबी जिंदगी जी तो लेगा, लेकिन एक लिमिटेशंस में होगी कि कुछ करना है, कुछ नहीं करना, हर उसके कुछ लिमिटेशंस, उसमें कैद हो जाएगा वो। ये आनुवंशिक रोग नहीं है और ना ही रोगी में रोग होने पर किसी जीवाणुओं की उपस्थिति भी नहीं मिलती है। इसके सिम्टम्स और साइंस हैं, बहुत तेज फीवर आता है और रोगी को अपनी किसी बड़ी संधि में, मतलब मल्टी एक्सेल जॉइंट जैसे कि शोल्डर है, हिप जॉइंट है, नेक जॉइंट है, उसमें बहुत तीव्र एक्यूट पेन होता है और 24 आवर्स के अंदर अंदर वो स्वेलिंग हो जाता है और वो मूवमेंट करना बंद कर देता है। और उस तरह से चारों तरफ उसके रेडनेस आ जाती है और उसको, अगर रोगी को उसको छूने देता है, वो उसको बोलेंगे छूने दो तो छूने तो देगा, लेकिन उसको बोलेंगे मूवमेंट करो, थोड़ा हिलाओ, तो वो मना कर देगा कि नहीं, मैं मूवमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो बड़ी संधि से आगे अगली संधियों में भी, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वही नहीं रहता है रोग, यह आगे शिफ्ट हो जाता है। पेन इन वन जॉइंट माइग्रेट टू अनदर, वो माइग्रेट हो जाता है दूसरे में। तो इसमें क्या होता है, नी, एंकल, एल्बो, रिस्ट, ये बिग जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं और ये हार्ट वॉल स्टेनोसिस नैरो हो जाता है इससे, और मिट्रल वॉल और बाइकस्पिड वॉल भी कभी कभी इससे अफेक्टेड हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, पिछली दर्द युक्त संधि बिल्कुल ठीक नहीं होती। जब ये आगे शिफ्ट हो जाता है तो पहले जो पुरानी संधि उसमें ठीक तो नहीं होती है, उसमें थोड़ा पेन कम हो जाता है। फिर अगर इसका हम टेस्ट कराएंगे तो टेस्ट में ल्यूकोसाइट जो होगा, WBC, वो बढ़े हुए आएंगे। न्यूट्रोफिल जो होता है वो सामान्य से अधिक आएंगे, जो हमारी पैदल सेना है वो सामान्य से अधिक आएंगे। ESR का मान भी, जैसे हमने गाउट में देखा था, इसमें भी ESR का मान ज्यादा आएगा। माइक्रोसाइटिक हाइप्रोकॉनिक एनीमिया ये इसमें दिखेगा। सी रिएक्टिव प्रोटीन सीरम में मौजूद दिखेगा। ये एक विशेष तरह का प्रोटीन होता है जो कि इन्फेक्शन जब होता है, इन्फेक्शन की स्थिति में ये शरीर उत्पन्न करता है। इन रोगियों में कार्डिक वाल्वुलर डिजीज, जिस तरह से मैंने बताया, वाल्व डिजीज मिल सकती है। तो वो बाद में कुछ वर्षों में, एकदम से नहीं होता है, कई वर्ष बाद में वो इसके वाल्व के रोग इसमें प्रकट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ये मेजर जॉइंट्स में होता है। ये ऑस्टियो का मतलब होता है हमारा बोन्स। तो बोन्स में सूजन, बोन्स में स्वेलिंग आना, इन्फ्लामेशन आना। तो इसमें मोस्ट कॉमन रीजन इसका होता है डिजनरेशन, वियर एंड टियर, कटना फटना, एज रिलेटेड होता है और ओवरवेट होता है। तो इसको हम देखते हैं, ये रोग अधिकतर मोटी महिलाओं में मेनोपॉज के बाद में शुरू हो जाता है, क्योंकि मोटी महिला है, वेट ज्यादा है, ओवरवेट है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्या होता है, कई बार कि आप बहुत मोटी मोटी महिलाएं होती हैं लेकिन उनके पाँव पतले हो जाते हैं। पाँव पतले होते हैं तो उनका जो वेट होता है वो सारा पाँव सहन करते हैं, और आजकल का हमारा लाइफस्टाइल हो गया खड़े रह के काम करना। खड़े रह के काम करते हैं तो सारा वेट नीज पे आ जाता है। तो नीज पे जब आ जाता है तो ये प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है, और लेडीज में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है। यह रोग अत्यंत धीमी गति से, ग्रेजुअली, धीरे 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 होता है, एकदम से नहीं आता है।
हम कई सालों तक खड़े खड़े किचन में हम लेडीज खाना बनाते रहते हैं, कई खड़े 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 खड़े, और धीरे धीरे 40 की उम्र के बाद में ये रोग शुरू हो जाता है। रोगी किसी भी जलवायु में रहने वाला हो सकता है। इस रोग के साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लाइफ निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें फ्रैक्चर की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। यह रोग एक सा खान पान होने के कारण, अगर परिवार में 2 या 3-4 महिलाएं एक साथ रह रही हैं, सबका खान पान एक सा है, तो ये सब में भी यह रोग मिल सकता है। वातावरण की जलवायु से अधिक शरीर में कैल्शियम रक्त स्तर महत्व, इसमें कैल्शियम का इसीलिए कहते हैं कि लेडीज को 40 के बाद में कैल्शियम एक्स्ट्रा लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम का इसमें लो लेवल होता है, तो उसके कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। सिम्टम्स इसके होते हैं, सुबह उठेंगे अगर तो जोड़ों पर मूवमेंट अगर करेंगे तो मूवमेंट बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, सूर्य चढ़ता जाएगा, तो वो धीरे धीरे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट बढ़ता जाएगा दोनों। और इसमें बायलेटरल होता है, एक तरफ की नहीं होती, दोनों तरफ की संधियाएं बराबर रूप से रोगग्रस्त होती हैं। यह रोग मल्टी एक्सियल जॉइंट पर अधिक प्रारंभ होता है। अगर हम इसका वो कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, तो ईएसआर मान तो इसमें सामान्य आएगा, जैसे कि हमने देखा रोमेटिक में ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा और गाउट में भी बढ़ा हुआ आया था, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में ईएसआर मान बढ़ा हुआ नहीं आएगा। एक्सरे अस्थियों में पता चलेगा कि ये रोगग्रस्त हैं। रोगग्रस्त संधि में साइनोवियल स्पेस जो होती है वो कम हो जाएगी, और संधि के आसपास के जो टिश्यूज हैं उसमें स्क्लेरोसिस बहुत ज्यादा हार्डनिंग हो जाएगी, और आर्टिकुलर सरफेस की कार्टिलेज में पैची डिजेनरेशन स्थान स्थान पर बटन होल के जैसा हो जाएगा, और स्प्लिटिंग ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज एट वेट बियरिंग पॉइंट, जहाँ पे वेट बियर कर रही है बॉडी, वहां पर ये रोग दिखेगा। संधि के किनारों पर बोनी आउटग्रोथ हो जाएगी। इसके क्या होता है कि संधि के ऊतकों में टिश्यूज में परिवर्तन जो होता है इरिवर्सिबल तो होते हैं, अतः बिना इलाज संधि की आर्टिकुलर कार्टिलेज में डिजनरेशन चेंजेस होने के कारण कार्टिलेज गायब होने लगती हैं। अगर इलाज नहीं कराएंगे तो क्या होता है कि जो डिजनरेशन होता जाएगा और कार्टिलेज ईटन अप खत्म होने लगेगी, और ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो इसका हमें ठीक से इलाज कराना चाहिए। बहुत बढ़िया। आप बताइए ट्रीटमेंट, आप लोग बताइए, डिस्कस करिए, बोलिए इसमें कौन सा प्रभावित है? प्रभावित क्या है? कैल्शियम, बोन ना, बोन प्रभावित है, केवल सिंपली बोन का बीएमडी टेस्ट कराएंगे तो कम आएगा, जो डिग्रेडेशन वाला लेवल है वो बढ़ा हुआ होगा। तो यानी एक हमारे पास चाइनीज में पॉइंट है कोई यूबी का, UB11 यस सर। और किडनी का पॉइंट कौन है? किडनी का पॉइंट है K3 सर। और किडनी का पॉइंट और है एक आध बताइए, यूबी 23 और यूबी के 23 के बगल में 47 और जिंगजोंग। तो हाँ, तो कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए ना, UB11, UB23, UB47 और K3, 4 पॉइंट ये हो गए। 5वां पॉइंट हम लोगों को एक और मेरिडियन है, डॉक्टर बॉल ने बताया है, जेडी मेरिडियन सर। जेडी मेरिडियन भी तो बोन ही की मेरिडियन है। जॉइंट माने क्या हुआ? जॉइंट माने क्या हुआ बोलिए? जॉइंट माने बोन के आसपास भाई, जॉइंट में मतलब बोन होगा, एक तरफ कार्टिलेज होगी, टेंडन होंगे, यही तो होगा, और कुछ टिश्यूज होंगे। बोलिए, इतना तो होता है बोन में, जॉइंट में भी बताया ना मैडम ने कि इतने पॉइंट वो होते हैं उसमें, जॉइंट में उसके ये वाले जॉइंट होंगे, उसमें बोन होगा, उसके टिश्यू होंगे और टेंडन होगा, ये सब चीजें होंगी। तो बोन को अगर करना हो, जैसे कैल्शियम की बात हो रही है तो बोन ही की बात हो रही है, कैल्शियम की बात कर रही हो, तो यानी बोन का जेडी नीचे के पैरों में अगर हो, पैरों की बात है, तो जेडी में कौन सा पॉइंट आना चाहिए डॉक्टर बॉल? 1 वाला है, 1 सर। और उसका सीएमपी पॉइंट क्या आना चाहिए? 1B सर। 1B प्रोटोकॉल बन गया। JD1 1B टोन, UB23 टोन, UB47 टोन, K3 टोन और UB11 टोन, हो गया, प्रोटोकॉल बन गया। ये चाइनीज का है, आयुर्वेद में अलग बन जाएगा, कैल्शियम का वहां कैल्शियम को बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी सर। आइए। सर जॉइंट है तो
जॉइंट की अगर बात कर रहे हैं तो बोन मीटिंग पॉइंट भी तो ले सकते हैं ना, GB11, UB11। हाँ UB11 लिया है। लिया है ना UB11। हाँ ठीक है सर। वो तो का बोन मीटिंग पॉइंट पहले लिया, UB11, यस सर। UB23, हाँ UB47 K3, ठीक है सर, मैंने नहीं JD1, सुना। JD1B। ठीक, ठीक है सर। आप लोग नोट कर देखिए, नोट करते जाइए, उससे आपको क्लैरिटी विजन की होती जाएगी। हम भी नोट करते जा रहे हैं, हमको थोड़ा याद रहता है, आपसे कम याद रहता है हमको। चलिए आगे। नेक्स्ट है हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब रूमेटिक अर्थराइटिस में हमने देखा था कि छोटे बच्चों में ज्यादा होता है और इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में थ्रोट इन्फेक्शन के कारण होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है वो ऑटो इम्यून डिजीज है, AID। और इसका हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है हमारी ही बॉडी को हार्म करने लग जाए तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो ये हमारे फैमिली मेंबर्स में पास होता है, एक जेनेटिक होता है। तो इसमें क्या होता है कि स्मॉल जॉइंट्स में स्टार्ट होता है और बिगर जॉइंट्स को ये इफेक्ट करता है। और इसको इट आल्सो इफेक्ट मेजर ऑर्गन्स ऑफ, ये ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है, धीरे धीरे ये ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करेगा। जैसे कि थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हार्ट, जैसे हार्डनिंग और ब्लॉकिंग ऑफ आर्टरीज को कर देगा ये। हम हार्डनिंग को एडी मेरिडियन EAB में ट्रीट कर सकते हैं। लंग्स को कर सकता है, लंग्स में हमारे स्कैरिंग ऑफ लंग्स, स्कारिंग ऑफ लंग्स, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स हो सकती है, शॉर्टनेस, सांस की कमी हो सकती है, आईज में ड्राई आईज हो सकती है, माउथ हमारा ड्राई माउथ हो सकता है। और एक बीमारी होती है कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है ये एक तरह का अर्थराइटिस होता है जहां पर जो नर्व होती है वो हमारी रिस्ट की जो नर्व होती है उसको कंप्रेस करती है। तो इसके कारण बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ रिस्ट, रिस्ट में जो इन्फ्लामेशन होती है उसके कारण नर्व हमारी कंप्रेस हो जाती है और ये कार्पल टनल सिंड्रोम इससे हो जाता है। तो ये बीमारी भी इससे हो सकती है। और सबसे पहले इसमें स्मॉल जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। तो हम देखते हैं रूमेटॉइड जो बीमारी है, ये रोग है कोलेजन टिश्यूज का रोग है। यह रोग संधि के अलावा अन्य अंगों को भी ग्रसित करता है। इस रोग में संधियां रोगी को 40 वर्ष की उम्र में दर्द करने लगती हैं। इस रोग अर्थराइटिस से पुरुष की तुलना में महिलाएं अधिक ग्रसित होती हैं। इसमें महिलाओं में ज्यादा ये प्रॉब्लम शुरू होती है। यह रोग धीमी गति से संधियों को ग्रस्त करता रहता है। पहले तो यूनिएक्सियल में होता है, धीरे धीरे ये बढ़ के दूसरे में जॉइंट्स में भी जाने लगता है। और इस रोग के साथ अगर ये रोग ज्यादा दिन तक रहता है तो रोगी 2 से 5 वर्षों से ज्यादा नहीं जिंदा नहीं रह सकता है। यह रोग ज्यादातर टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण और उष्ण बीच का जो टेम्परेचर होता है वहां पे रहने वाले व्यक्तियों में होता है, लेकिन कोल्ड और डैम्प जलवायु वाले रोगी भी देखे गए हैं। इस रोग का संबंध टॉन्सिल, दांत, पेरिजाइनल साइनस और प्रोस्टेट और सर्विक्स सर्विक्स के रोगों से है। इस रोगियों में मिनरल कार्टो कार्टियोकॉइड्स, ये एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है, उसकी मात्रा इन रोगियों में अधिक पाई जाती है। फिर इसके सिम्टम्स और साइंस हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, स्मॉल जॉइंट्स सबसे पहले इफेक्ट होते हैं और ये बिगर जॉइंट में फैल जाता है। लेफ्ट साइड अफेक्टेड होता है तो राइट साइड भी अफेक्टेड होता है। और इसमें फीवर आता है, टैकीकार्डिया होता है, हाथ पांव की उंगलियों की संधियों में दर्द होता है जो प्रातःकाल उठने पर बहुत ज्यादा होता है। जो संधियां रोग ग्रसित होती हैं वे फूली हुई होंगी, इन्फ्लामेशन होंगी, लालिमा रेडनेस होगी और पेनफुल होंगी। एक के बाद एक संधि इसमें इन्वॉल्व होती जाती है और फिर रोगग्रस्त होती रहती हैं। अगर हम इसका परीक्षण कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो रक्त में हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ये एनीमिया मिलता है। ल्यूकोटोसिस, न्यूट्रोफिल कम हो जाते हैं। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ज्यादा मिलते हैं। ESR, रोगी के सीरम में ग्लोब्युलिन और फाइब्रोजन की मात्रा अधिक मिलती है और एल्ब्यूमिन की मात्रा इसमें कम मिलेगी। तो ये हमारा परीक्षण में हमें देखने को मिल सकता है। एक्सरे अगर हम कराएंगे तो साइनोवियल मेम्ब्रेन सूजी हुई मिलेगी, कंजेस्टेड मिलेगी। संधि के अलोंग ऊतकों में न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस इनफिल्टर्ड आच्छादित मिलते हैं। धीरे धीरे साइनोवियल मेम्ब्रेन मोटी पड़ जाती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी मोटी होने लगती है और साइनोवियल स्पेस उसमें घट जाती है। साइनोवियल स्पेस में ग्रेन्युलेशन टिश्यूज पैदा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पेन होता है। फाइब्रस एडेशन के कारण जैसे चिपक भी जाती है, कभी कभी जो होती है ना वो एडेशन मतलब चिपक भी जाती है, उनके कारण ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रोगग्रस्त स्थितियों में अस्थियों में ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि लवणों की मात्रा अस्थि में कम होना, उसके दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने आर्थराइटिस को जाना। सर इसका चार्ट भी बताना है।
हाँ चार्ट दो बता देंगे। अभी इसका ट्रीटमेंट नोट कर लीजिए आप लोग। जी। ये ट्रीटाइज पार्ट 22, ट्रीटाइज 22 में जनरल ट्रीटमेंट पेज नंबर 109 में दिया हुआ है, नोट कर लीजिए। लीवर 3, SP6, नोट कर रहे हैं आप लोग। लीवर 3, SP6, ST36, GB34, गवर्निंग वेसल 4, UB23, UB47, LI4, LI11, TW5, गवर्निंग वेसल 14, लेफ्ट एंड राइट टोन। ये जनरल ट्रीटमेंट है। इसके अलावा तमाम ट्रीटमेंट उसमें दिए हुए हैं, पेज नंबर 109, 1010, 110। ठीक है, ये पढ़िएगा आप लोग। सर 47 और बता दीजिए क्या था 47? UB47 के बाद हाँ, ठीक LI4, ठीक LI11, हो TW5, गया सर। गवर्निंग वेसल 14, लेफ्ट एंड राइट टोन। ये जनरल ट्रीटमेंट है, बताया मैंने। हाँ जी मैडम, उसमें थोड़ा सा है आगे, नहीं जनरल बता दीजिए केवल। जी सर। ये पेज नंबर 123 पर एक चार्ट है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि जैसे गाउट होता है, तो गाउट की जो उद्भव होता है वो एक्यूट होता है, एकदम से कुछ दिनों में आता है। उसका जो उम्र होती है वो 40 वर्ष के आसपास, और महिलाओं में कम होता है, पुरुषों में ज्यादा होता है। जलवायु टेम्परेट होती है, कारण यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होता है। और संधियां मेटाटार्सल फैलेंजियल। एक्सक्यूज मी सर, सर ये ट्रेटाइज कौन से ट्रेटाइज में मिलेगा ये? ट्रीटाइज 22, 22, 22। थैंक यू सर। ट्रीटाइज 22। ओके ओके, थैंक यू सर। जी। इसमें मेटाटार्सो फैलेंजियल जॉइंट फर्स्ट, सबसे पहले जैसे बिग टो, जो हमारी राइट बिग टो अफेक्टेड होती है, फिर पॉलीआर्थराइटिस हो सकता है। और इसमें जो सहयोगी लक्षण होता है, ज्वर आता है, पसीना आता है, न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ जाते हैं, ESR बढ़ा हुआ मिलता है, यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, संधियों पर सूजन दर्द आता जाता रहता है, जो अभी आपने पढ़ा है। पैथोलॉजी अगर हम एक्सरे कराते हैं, यूरेट क्रिस्टल्स डिपॉजिट मिलते हैं आर्टिकुलर में और पेरी आर्टिकुलर में टिश्यूज में, कार्टिलेज ऑफ ईयर, कान का कार्टिलेज और किडनीज में एक्सरे सिस्ट मिलते हैं लाइक, और पंच आउट अपीयरेंस होती है। फिर है हमारा रूमेटिक अर्थराइटिस में ये 1-2 हफ्ते में एक्यूट होता है, अचानक से उत्पन्न होता है, और ये 5 से 15, ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये 5 से 15 वर्ष की आयु में मिलता है, दोनों सेक्स के बच्चों में मिलता है। और जलवायु टेम्परेट, अधिकतर ऑटम या स्प्रिंग सीजन में मिलता है। ये बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ये एक बैक्टीरिया उसके कारण होता है। और संधियां इसमें पॉलीआर्थराइटिस, शिफ्टिंग और माइग्रेटिंग नेचर, एक संधि से एक जगह से दूसरी जगह ये शिफ्ट हो सकता है। मल्टीपल जॉइंट इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, यूजुअली बिग जॉइंट्स में ये पहले आता है। फिर है इसमें ल्यूकोसाइट्स, ESR बढ़ा हुआ मिलता है, और जो हार्ट में वॉल्व डिजीज इसमें पाई जा सकती हैं। शरीर के फाइब्रस ऊतक, जो फाइब्रस ऊतक होते हैं, जो संधियों, पेशियों, टेंडन, धमनियों में मौजूद होता है, उसमें चेंज आ सकता है। संधियां जो इन्वॉल्व होती हैं वहां पे ल्यूकोसाइट पाए जाते हैं। एक्सरे संधि में एडिमा मिलता है, और हाइपर एनीमिया मिलता है। फिर है हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस धीरे धीरे बढ़ता है, महीनों में ये दिखने में आता है। 50 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाओं में मिलता है, मेनोपॉज के आसपास मिलता है। इसमें जलवायु का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है। इसमें डिक्रीज सेक्स हार्मोन, हार्मोन जो होते हैं वो जब सेक्स हार्मोन डिक्रीज होने लगते हैं तब ये होता है। एक्सीलेंट जेनिटल हेल्थ, जनरल हेल्थ, सामान्यतः बड़ी संधियां जैसे घुटना, कूल्हे की संधि में कार्पो और मेटाकार्पल जॉइंट्स में ये दिखता है। फिर इसमें होता है कैल्शियम लेवल कम होता है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज का डीजनरेशन इसमें होने लगता है। और इसमें बॉडी की ग्रोथ जो होती है, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी आउट ग्रोथ एट द एज ऑफ द जॉइंट क्या जो एज में ग्रोथ होती है वो कम होने लगती है। फिर एक्सरे में पैची डिजनरेशन होता है, स्प्लिटिंग ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज एट वेट बियरिंग पॉइंट्स होता है, लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस विद स्क्लेरोसिस, ये हमने अभी पढ़ा। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्यूबरक्युलर आर्थराइटिस। ये हमने हमारी बुक में नहीं आया, ये होता है महीनों वर्ष में ग्रेजुअल धीरे धीरे होता है।
बच्चों में कॉमन होता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी भी उम्र में या किसी भी सेक्स में हो सकता है। कोल्ड या डैम्प जलवायु में होता है। ट्यूबरकुलर बेसिली, ये एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है। सामान्यतः एक बड़ी संधि इलाज नहीं होने पर, अगर एक बड़ी संधि इलाज नहीं हुई तो अन्य संधियों में भी ये आ सकता है। ज्वर लंबे समय से होता है, भूख कम लगती है, इसके सिम्टम्स हैं। फिर इसमें ट्यूबरकुलस follicles are formed in infected bones. Granulation and cassation bone tuberculi are reabsorbed caries. फिर नेक्स्ट है रूमेटॉइड जो हमने पढ़ा, ये वर्षों में होता है, धीरे 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 बढ़ता जाता है, वर्षों में आता है। 40 वर्ष की आयु में महिलाओं में 2-3 टाइम्स ज्यादा 40 वर्ष की आयु में होता है, और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 2-3 टाइम्स मोर पाया जाता है। टेम्परेट में भी पाया जाता है, और कोल्ड और डैम्प वाली जलवायु में भी ये पाया जाता है। ये एक ऑटोइम्यून डिसीज होती है जो अपने ही सेल्स को खत्म करती है। इसमें इन्फेक्शन नहीं होता है, टिश्यू के स्वभाव में बदलाव होता है। पहले तो छोटी संधियां होती हैं, फिर बाद में बड़ी संधियां भी इसमें इफेक्टेड होने लगती हैं। इसमें सुबह के टाइम ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा जकड़ी हुई रहती हैं। फिर इसमें फीवर आता है, नाड़ी हृदय गति तेज होती है, ल्यूकोसाइटोसिस होता है, ईएसआर बढ़ा हुआ मिलता है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है, एजी रेशियो लो होता है। फिर पैथोलॉजी अगर हम एक्सरे कराते हैं तो स्वेलिंग एंड कंजेशन होता है विद हाइपरट्रॉफी ऑफ साइनोविल मेम्ब्रेन। ग्रेन्युलेशन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एनकाइलोसिस, फाइब्रस एडहेशन, ऑस्टियोपोरोसिस। ये हमारी पैथोलॉजिकल टर्म्स हैं, तो ये हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं आर्थराइटिस को। ये दिया था उन्होंने, अनिता जैन मैडम ने, कोई उन्हीं का जी देखे सर, हो, ये पूरा हाँ उन्होंने ये आप बताया। देख सकते हैं। जी सर, हेल्दी ये देखिए जॉइंट्स, आप। हाँ जी, रूमेटॉइड। हाँ ये देखिए रूमेटॉइड जॉइंट्स में किस तरह से आर्थराइटिस हो गया है, जो नॉर्मल और रूमेटॉइड में कितना फर्क आ गया है, हम देख सकते हैं नी के जॉइंट में। और ये रूमेटॉइड हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को भी देखिए अफेक्ट कर रहा है। ड्राई माउथ होता है, इसमें ड्राई आईज होती हैं, फीवर होता है, डिप्रेशन होता है, स्टिफ और स्वेलन जॉइंट्स होते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, एनीमिया हो सकता है, स्किन लम्प्स हो जाता है, और फैटीग थकान लगती है। ये रूमेटॉइड के सिम्टम्स होते हैं। मैडम आपके पास वो वाला है, लास्ट वाला, उपसंहार वाला? हमारे पास कॉर्पस का वो नहीं हो पा रहा सर सर मेरे पास है, ये है। है हाँ सर, मेरे पास बुक में हाँ, है। तो उससे बता दो, थोड़ा बता दो। जी सर। अब हम इसी बुक में हमारा उपसंहार यानी इपिलॉग पे आते हैं। तो इपिलॉग का क्या मतलब होता है? इपिलॉग का मतलब इपिलॉग क्या, डीजनरेशन। मतलब डीजनरेशन जैसे कि हमारे सेल्स में, टिश्यूज में, या हमारे किसी भी ऑर्गन्स में, अगर जैसे हम बीमार होते हैं, फीवर आया तो फीवर होता है तो हम ठीक हो जाते हैं, तो उसको ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ठीक नहीं होते, कोई बीमारी ऐसी होती है जिसमें ठीक नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं डीजनरेशन। उसको खत्म धीरे 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 हमारी कोशिकाओं को नष्ट होना, धीरे धीरे डिजेनरेट होना, तो उसको हम डिजेनरेशन कहते हैं। तो इसमें क्षमता सामान्य से घटना, कोशिका की, ऊतक की, अंग की, इनकी क्षमता सामान्य से घटना और घटी स्थिति से वापस सामान्य की ओर न लौट पाना स्थिति डिजेनरेशन कहलाती है। अभी कोशिका की संरचना में, स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आया, फंक्शन में बदलाव आया। देखिए फंक्शन में बदलाव आया, स्ट्रक्चर में भी कोई बदलाव नहीं आया है। कोशिका अपने बाहरी जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, उसमें अगर कोई अनवांटेड एलिमेंट आ गया है तो वो एकत्रित हो गया है, तो उस वो कोशिका डर गई, तो आगे क्या होगा? तो उसमें अपना सामान्य उत्पादन नहीं कर, फंक्शन वो नॉर्मल नहीं कर पा रही है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो बाहर का अनवांटेड एलिमेंट आया है, ये ईसीएफ में, जो हमारी अपनी मौजूदगी से ईसीएफ और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, उसके मध्य में जो ट्रांसपोर्ट होता है, अंदर बाहर जो आ जा सकते हैं, उसमें बाधा डालते हैं। और फिर क्या करते हैं, ये जो अनवांटेड एलिमेंट होता है, वो अगले चरण में जो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, उसमें अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर लेते हैं। तो डीजेनरेशन से संबंधित पहचाने गए तत्वों को हम 4 वर्गों में बांटते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल। तो कार्बोहाइड्रेट में एक एमिलॉइड होता है और एक म्यूकॉइड होता है।
ये म्यूकॉइड जो होता है ये अफेक्ट द इंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट को अफेक्ट करता है। फिर प्रोटीन के लिए एल्ब्यूमिनॉइड, हाइलोइन और फाइब्रिनॉइड उनको अफेक्ट करता है ये। वसा फैट के लिए फैटी जनरेशन हो सकता है, लाइपोइडल डिजनरेशन हो सकता है, वाटर हाइड्रोपिक डिजनरेशन पानी इकट्ठा होना। उपरोक्त सभी प्रकार के डिजनरेशन ऐसे तो शरीर के किसी भी ऑर्गन में या टिश्यूज में हो सकते हैं, लेकिन ये हार्ट में, लिवर में, किडनी में और गॉल ब्लैडर में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। किसी विशेष तत्व की पहचान रोगी के तत्संबंधित अंगों में अनियंत्रित रासायनिक क्रियाओं का द्योतक होता है। मतलब कुछ ना कुछ हमारी केमिकल रिएक्शन के कारण ये होता है। साधारण डिजनरेशन का ज्ञान रोगी में बायोप्सी परीक्षण से ही ज्ञात होता है। अगर डिजनरेशन हमको कराना है, उसका टेस्ट कराना है, तो बायोप्सी हम परीक्षण करा सकते हैं। जिस अंग में डिजनरेशन प्रारंभ होता है वह सामान्य क्षमता से कम ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेचुरल है कि जब डिजनरेशन हो रहा है तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पा रही है, क्योंकि फंक्शन इफेक्टेड हो रहा है। उपरोक्त समस्त प्रकार के डिजनरेशन में एल्ब्यूमिनस का प्रकार सबसे कम नुकसानदायक होता है। एल्ब्यूमिनस एक प्रोटीन होता है, हमने बीएचपी में पढ़ा था, ये सबसे ज्यादा कम नुकसान करता है। यह डिजनरेशन कोशिका में स्ट्रक्चरल चेंजेस प्रारंभ होने का द्योतक है। फंक्शनल तो चेंजेस आ ही रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस भी इसमें स्टार्ट होने लग जाते हैं। कब? यह अनिश्चित होता है। इस प्रकार के डिजनरेशन के साथ अधिकतर रोगियों में माइल्ड डिग्री का हाइड्रोपिक डिजनरेशन भी मिलता है। हाइड्रोपिक डिजनरेशन होता है जो सेल के अंदर एक्सेस वाटर या फ्लूइड एकत्रित हो जाता है, उसे हाइड्रोपिक डिजनरेशन कहते हैं, जो एल्ब्यूमिन की हाइड्रोस्कोपिक गुण के कारण अपरिहार्य होता है। एक गुण होता है वो नमी को अवशोषित कर लेता है, तो उसके कारण ये हाइड्रोपिक डिजनरेशन होने लगता है। इस डिजनरेशन के साथ रोगी अपनी जिंदगी सामान्य रूप से जी तो सकता है, किंतु यदि स्थिति नियंत्रण में नहीं आई, तो इसके अगले चरण में फैटी डिजनरेशन सेटअप हो जाता है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर देता है। फैटी डिजनरेशन के साथ रोग उद्भव के अगले चरण इनफिल्ट्रेशन और एट्रोफी, मतलब क्षय होने लग जाता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे क्षय होते होते मृत्यु के वारंट के समान हमारी कोशिका का हो जाता है। फिर निम्नलिखित रोगों में डिजनरेशन चरण आसानी से सेट होता है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसमें डिजनरेशन होता है। ट्यूबरक्लोसिस, इसमें भी डिजनरेशन पाया जा सकता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये एक बोन का इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, इसमें पाया जा सकता है। मल्टीपल माइलोमेटोसिस, ये एक माइलोमेटोसिस एक तरह का कैंसर होता है, कई जगह एक साथ हो सकता है, इसमें पाया जा सकता है डिजनरेशन। हॉजकिंस डिजीज एक लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करने वाला कैंसर होता है, उसमें ही पाया जा सकता है। केमिकल पॉइजनिंग, और जैसे अगर कोई केमिकल पॉइजनिंग अगर बॉडी में आ रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड से, फास्फोरस से, क्लोरोफॉर्म से, तो ये डिजनरेशन हो सकता है। जैविक, बैक्टीरियल या वायरल के कारण कोई टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आ गए हैं, तो भी डिजनरेशन हो सकता है। मैक्सिडिमा एक सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी है, तो इसके कारण हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटिस के कारण हो सकता है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन अगर होती है तो भी हो सकता है। क्रॉनिक डिस्पीनिया, ये एक शॉर्ट ऑफ ब्रेथ सांस की बीमारी होती है, इसमें हार्डनिंग एंड टाइटनिंग ऑफ स्किन हो जाती है। फिर सॉरी, स्क्लेरोडर्मा में हार्डनिंग एंड टाइटनिंग ऑफ स्किन हो जाती है। इन सारे रोगों में सामयिक टिश्यू बायोप्सी डिजनरेशन की अगर बायोप्सी कराते हैं तो हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि डिजनरेशन हो रहा है। तो इस तरह से हम डिजनरेशन को आज हमने थोड़ा सा जाना, तो थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए इसके पढ़ने से हमको फायदा मिल रहा है कि नहीं, बोलिए, फायदा कुछ हो रहा है कि नहीं? जानकारी हो रही सर। अब देखिए पहले सामान्य रूप से बता दें कि सबसे पहले हमारे यहाँ अगर कोई मान लीजिए जैसे घर है आपका, घर में कोई बाहर से 4 बदमाश घेर लेंगे तो क्या होगा? तो हमने एक बार बताया था आपको इन्फ्लेमेशन, वो तो डॉक्टर वॉल ने लिखा किताब टिटाइस 3 में, डॉक्टर वॉल की किताब में है, डॉक्टर वॉल वाली किताब 3, 4, 5 वाले है, उसमें है ना टिटाइस 3, उसमें इन्फ्लेमेशन में 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन बताइए क्या है? क्या होगा पहले जब कोई
इन्फ्लेमेशन माने कोई रोग आया बाहर से, कोई दुश्मन आया तो क्या करेगा हमारा आदमी, क्या करेगा हमारा आदमी? अपनी सेना बुलाएगा, न्यूट्रोफिल है ना, मैक्रोफेजेस, यही सब तो आएंगे। तो ये आएंगे तो क्या होगा बोलिए, पहला तो क्या होगा? अरे थोड़ा कुछ वहाँ ध्यान पे फाइट लगाइए। होगी हैं? वहाँ पे उससे साथ लड़ेंगे ना, मैक्रोफेज के हाँ साथ हाँ लड़ाई होगी। नहीं लड़ेंगे तो पहले तो कोई इन्फ्लेमेशन, हाँ वहाँ पे पहले बढ़ा होगा। नहीं, बढ़ जाएगा। इन्फ्लेमेशन का चरण है। इन्फ्लेमेशन का हाँ। पहला चरण हुआ कि वहां पर कोई स्वेलिंग आएगी, हाँ। ठीक है। अच्छा, हमारा जो सहयोगी हमारा रक्षा पंक्ति वाली आता कहाँ से है? ब्लड से, रक्त से। तो जब WBC रक्त बढ़ेगा वहां पर तो वहां लालिमा आएगी। जी सर। ऐसे से याद करिए, लालिमा आई तो वहां पर जलन भी हो सकती है। जी। स्वेलिंग आई, लालिमा आई, कलर चेंज होगा ना, वहां का फंक्शन तो चेंज होगा ही, कलर चेंज होगा, लालिमा आएगी, जलन होगी और दर्द होने लगेगा, क्योंकि वहां दुश्मन खूब लड़ रहे हैं, हमारा आदमी लड़ रहे हैं, संख्या बढ़ गई है, 10 की जगह 50 हो गए हैं। एक ट्रेन में 50 आदमियों के बैठने की व्यवस्था हो और 500 आदमी भर दिए जाए, कैसे भरेंगे, कैसे काम करेंगे? एक के ऊपर एक ऐसे चढ़े रहेंगे ना। तो यही तो ये इन्फ्लेमेशन कंडीशन है। पहली कंडीशन इन्फ्लेमेशन की है, कोई दुश्मन आया जिसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज याद करते चलिए, एंटीजन बोलते हैं। जो फॉरेन एलिमेंट कोई भी आएगा वो एंटीजन होगा, उसके साथ कोई ना कोई प्रोटीन होगा। प्रोटीन सबका पहचान है, हमारी प्रोटीन की पहचान है, आपकी प्रोटीन की पहचान है, सबका प्रोटीन अलग अलग है। आकर्षण भी प्रोटीन की वजह से ही होता होगा, ठीक है। आकर्षण विकर्षण जो भी है ये प्रोटीन की वजह से होता होगा। हमको आपका प्रोटीन पसंद है इसलिए आप आकर्षित अच्छे लग रहे हैं, हमको आपका प्रोटीन पसंद नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन है ना, नंबर 1। अब ये दुश्मन कहाँ घेरे हुए हैं, घेरते कहाँ है जब बताइए? दुश्मन कहाँ घेरता है? या तो सेल में घेरेगा, या सेल के अंदर घुस जाएगा, या सेल के बाहर बैठा रहेगा। चोर कहाँ से करता है? चोरी करने के लिए आपके दरवाजे को देखा रहेगा, कब जब दरवाजा खुलेगा तो घुस जाऊंगा। तो वही अब ये दूसरी कंडीशन हुई। अब वो धीरे धीरे अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, तो जैसे अंदर प्रवेश करना चाहते हैं उसी को मैडम ने कहा है अभी डी बोलिए, डी जनरेशन भी जनरेट कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में खाना बनाना कम मुश्किल हो रहा है, पढ़ना पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा है, शोर खूब हो रहा है, लड़ाई हो रही है, कुछ 2-4 अंदर घुस गए हैं, मारकाट मचाए हुए हैं। इसमें हमारा काम, इसको बोलते हैं डिजेनरेशन। अब क्या होगा, कोशिका जो सेल है वो अपना काम फंक्शन थोड़ा सा डेविएट करेगी, अपने फंक्शन को ठीक से नहीं कर पाएगी। अंदर घुस गए या बाहर भी बैठे हुए तो भी काम नहीं कर पाएगी ठीक से, कोई एक आध घुस जाएगा अंदर। तीसरा कंडीशन क्या है? अब जब तीसरी कंडीशन है इनफिल्ट्रेशन, नोट कर लीजिए आप लोग, इनफिल्ट्रेशन। डिजनरेशन शुरू हुआ बाहर रहते हुए भी, इनफिल्ट्रेशन में जो अंदर घुस गए 2-4 जो बड़े दबंग होते हैं ना, याद करिए, है ना, वो कौन सा बोले, दया करके था, वो किसी में आता था कि दया तोड़ दो दरवाजा, आता था नहीं? आप लोग बताते हैं? यस सर, सीआईडी फॉर्म में आता था ना? यस सर, क्रैंक पेट्रोल दया दरवाजा तोड़ दो। कोई दरवाजा तोड़ेगा ना तो दरवाजा तोड़ के सेल के अंदर घुस गए। अब जो अंदर घुस गए, अब वो उसको बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन। उसने क्या किया, उन्होंने फंक्शन को और गड़बड़ कर दिया, फंक्शन को करने में और मुश्किल। अब तो आप किचन तक पहुंच गए, आपके कमरे में पहुंच गए, जहां पढ़ रहे हैं वहां पढ़ाई व्यवधान कर दिया, जहां किचन है वहां खाना बन रहा है वहां पहुंच गए, है ना। जिस भाषा में ऐसा मत सोचिए वहां खाना बन रहा है और आप पहुंच रहे हैं, ये नहीं है, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ। अब इसके बाद जब इन्फिल्ट्रेशन हो गया, अब जाकर के सेल जो है अपना काम
कम करने लगा तो उसकी साइज घटने लगी। दिस इज नोन एज एट्रोफी, ATROPHY। अब एट्रोफी शुरू हुआ, एट्रोफाइड होता है, मतलब सेल एट्रोफाइड हो जाएगा, एट्रोफी हो जाएगी, सिकुड़ने लगेगा, फंक्शन कम हो गया, सारी चीजें उसका काम हो गया, सिकुड़ने लगा। इसी की अगली स्टेज हो सकती है, एक होता है डिस्ट्रॉफी, DYSTROPHY, डिस्ट्रॉफी। एट्रोफी के बाद डिस्ट्रॉफी हो सकती है, और डिस्ट्रॉफी आपकी पुराने जन्म के समय की हो सकती है, यानी इसको बोलते हैं, क्या बोलता है, इनहेरिटेड, आनुवांशिक, वो भी हो सकती है। तो डिस्ट्रॉफी हो जाती है। जब डिस्ट्रॉफी भी हो गई, अभी हमने कोई, अब देखिए एट्रोफी तक थोड़ा बहुत आपकी सेल जो है अपनी दशा में आ जाएगी, अगर उसको आप ठीक से दुश्मनों को हटा दीजिए, उसको काम करने का मौका दे दीजिए, उसकी ताकत बढ़ा दीजिए, तो एट्रोफी के शुरुआत के दौर में भी आपको वापस आ सकता है। लेकिन अगर एट्रोफी आगे चरण में चली गई तो डिस्ट्रॉफी, अब डिस्ट्रॉफी के बाद वापसी मुश्किल है, नोट कर लीजिए, डिस्ट्रॉफी के बाद तो वापसी मुश्किल है, वो उसका क्षरण ही होगा, फिर देन अंत में हो जाएगा नेक्रोसिस, सेल में ब्लड वगैरह सारी चीजें, सारे टिश्यू सब समाप्त होने लगेंगे, नेक्रोसिस हो जाएगा, और अंत में क्या होगा, जानते हैं क्या होता है, बोलिए, आप कोई बताए, कोई, क्या वहां क्या होता होगा, बाहर संसार में क्या होता है, तो वहां क्या होगा, बोलिए, बाहर संसार में क्या होता है, डेथ, डेथ, डेथ के बाद क्या होता है, डेथ के बाद भी वहां है, वहां भी है। डेथ के बाद हमारे यहाँ क्या करते हैं, या तो उसको जो है महात्मा गांधी जैसे हमारे हैं, उनकी समाधि बनी हुई है, ऐसे समाधि बन जाएगी, या हमारे जला देंगे, यही तो करेंगे। वहां क्या होता है, वहां भी ये सारे टिश्यू, सारे जो टिश्यू काम वाले हैं तो निकल चले गए, लेकिन जो और लोग हैं उनको करके वहां पर कैल्शियम साल्ट, पूरे कैल्शियम साल्ट पूरा जो है हो जाता है, पूरा नेक्रोस, जिसको नेक्रोसिस के बाद स्थिति कहते हैं, उसको जैसे संगमरमर की तरह होता है वैसे हमारे कैल्शियम उसे दफन कर देते हैं, बस ये खत्म हो गया। अब इसी को, अब ये ब्रेक नहीं होगा या ये चीज नहीं होगा तो ये भी टॉक्सिन के रूप में कहीं होगा। आप ऐसे सोचिए कि जो चीज कहीं है शरीर के अंदर टॉक्सिक रूप में है, निकल पाएगी नहीं, जो नहीं निकल पाएगी वो टॉक्सिन के रूप में होगी, तो कहीं आज नहीं कल, कल नहीं परसों कभी नुकसान दे सकती है। देख ये चरण है उसके, ये चरण है सेल के डेथ के, है ना। नेक्रोसिस पढ़ा हुआ हमने पढ़ा है, किसमें, ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, हार्ट वाले में, जब हार्ट में, तो हम लोग जो है यहीं तक सीमित रख रहे हैं। हम लोग का बढ़िया हो गया और ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। ऐसे हम लोग धीरे धीरे इन चैप्टर से पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ाएंगे और खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। हम लोगों को मालूम है सपने क्या है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का हम लोग अच्छा क्लास रहा जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। थैंक्स, नमस्कार जी। जी मैम। नहीं सर, मैंने कहा नीतू मैम ने बहुत अच्छे से क्लास लिया है। हाँ बहुत बढ़िया। वो Thank जो you, है sir. नीतू मैम जो है पूरा वो थीसिस वाला उसमें बना देती है, जानती नहीं कि हम लोग समझ में कम आता है।